Hello all. Today we are going to discuss a very important experiment, the protein estimation by Follin-Laurie method. Okay. All of you might have performed this practical in your colleges. But the main aim why actually we are going to learn this experiment today in detail, in a stepwise manner. The main reason is we want to take a look of Beer's law. Beer's law, उसमें हम लोगों ने देखा है that the absorbance, that is optical density, okay, it is directly proportional to the concentration. So, as the concentration increases, absorbance should also go on increasing. ओके और इसको प्रॉपरली हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके और कैसे अननोन सॉल्यूशंस का कैसे हम लोगों को उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, ये भी चीज हम लोग को देखनी है टुडे थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ प्रोटीन एस्टिमेशन मींस वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ओके इन एन अननोन सॉल्यूशन. तो हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है और उस अननोन सॉल्यूशन में कितना प्रोटीन है वो हमें निकालना है. सपोज किसी ने हम लोगों को एक सॉल्यूशन लाके दिया है और बताया कि ये एक अननोन सॉल्यूशन है और इसके अंदर कितना प्रोटीन है, दैट यू हैव टू डिटरमाइन. ओके वी कैन यूज Follin-Laurie मेथड. इस मेथड को Follin-Laurie कहा जाता है. रीजन Oliver H. Laurie was the discoverer. Okay? And in this experiment हम लोग Follin's reagent यूज करने वाले हैं. ओके Follin CO-Cal2 नाम का एक reagent है. ओके एक केमिकल है और उस केमिकल का हम लोग यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में. उसको Follin's reagent भी कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई क्लियर Laurie एंड Follin's reagent इसको मिक्स करके इसको कहा गया है Follin-Laurie मेथड. ओके एक्चुअली द साइंटिस्ट वाज ओनली Laurie, Oliver H. Laurie, and Follin's reagent is used here. Okay? Now, sensitivity of this method, which is very essential, जो बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है. Okay? And you must know that. Sensitivity of this method is 5 to 100 microgram per ml. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस अननोन सॉल्यूशन में अगर 1 ml अननोन सॉल्यूशन में 5 माइक्रोग्राम से कम प्रोटीन है तो Follin-Laurie मेथड से आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी अगर 5 माइक्रोग्राम से कम प्रोटीन इस सॉल्यूशन में है. 5 माइक्रोग्राम पर ml से कम है तो. ओके बट 100 माइक्रोग्राम पर ml से अगर ज्यादा है ओके तो भी आप इसमें इस मेथड के थ्रू डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन. ओके नाउ इस मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस मेथड में हम लोग जो प्रोटीन्स है उसके साथ जो कॉपर आयंस है, क्लियर, जो हम लोग अल्कलाइन कॉपर सल्फेट नाम का एक केमिकल बनाने वाले हैं. ओके अल्कलाइन कॉपर सल्फेट. एंड ये अल्कलाइन कॉपर सल्फेट नाम का जो केमिकल है, जो सॉल्यूशन है जो हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें कॉपर आयंस है. And these copper ions are going to react with the proteins. I am showing 2 copies of this protein. Okay? And these copper ions will form a complex like this. आपको दिख रहा है यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप्स है उनके साथ उसने ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाया. This is Cu++ with protein. Okay? And this complex is there. ठीक है? And in presence of Follin CO-Cal2 reagent, Follin CO-Cal2 एक नाम का केमिकल है. ओके जिसके अंदर phosphotungstic acid and phosphomolybdic acid is present. इनके साथ this copper ion is going to form a complex. And ये complex जिसमें copper ions है और proteins है, ठीक है, this complex is going to form heteropolymolybdenum blue, heteropolymolybdenum blue, clear, complex which is a blue colored complex. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जब ये आपका कॉपर आयंस प्रोटीन्स को पलरेट से बाउंड है एंड दिस
is going to react in presence of falling CO-Cal2 reagent. Falling CO-Cal2 reagent के प्रेजेंस में इसकी क्लियर फॉस्फोटंगस्टिक एसिड और फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी टू फॉर दिस हेटेरोमोलिब्डेनम ब्लू. Okay, means if you don't have falling CO-Cal2, definitely this blue colored complex will not be formed. ठीक है. Now ये जो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है इसका लैम्बडा मैक्स मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मींस जो वेवलेंथ ये सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने वाला है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला है, दैट लैम्बडा मैक्स ऑफ दिस ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज 660 नैनोमीटर. ओके, द लैम्बडा मैक्स दैट इज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ दिस ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज 660 nanometer. Okay, so we are going to measure this blue colored complex formation at 660 nanometer. Definitely अगर blue colored complex ज्यादा dark बना तो definitely it will show more absorption, okay, more absorbance or more optical density at this lambda max. Correct? Now from that we are going to determine the amount of protein present in this unknown sample. और अगर उस अननोन सैंपल में प्रोटीन बहुत कम है तो कॉपर आयंस जो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो भी कम बनेगा और फॉलिंग CO-Cal2 के साथ जो रिएक्शन होगी टू फॉर्म ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स वो भी एकदम फेंट बनेगा. तो फेंट कलर है, ओके, उतना प्रोटीन कम. डार्कर द कलर मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन. ओके, नाउ रिडक्शन ऑफ फॉलिंग CO-Cal2 रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. यहां पे जो रिएक्शन होने वाली है इस कॉपर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की विद फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट, इसमें फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट का क्या होने वाला है? रिडक्शन ऑफ फॉलिंग CO-Cal2. बट एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन होने वाला है ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन का. ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन आर अमीनो एसिड्स, ओके, व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन. जो प्रोटीन से हमारे क्लियर इस अननोन सॉल्यूशन में या किसी भी दूसरे सॉल्यूशन में उस प्रोटीन में जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है उसके साथ एक्चुअली उनका ऑक्सीडेशन होने वाला है और फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट का रिडक्शन होने वाला है और ये होगा इस कॉपर कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में. करेक्ट? नाउ दिस मींस अगर किसी प्रोटीन में टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो डेफिनेटली ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स मतलब शायद प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम भी होगा लेकिन उसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो भी ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स ओके ज्यादा बन सकता है. करेक्ट? जनरली हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि किसी भी प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड्स इक्वल क्वांटिटी में है. ओके, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई जितना टायरोसिन ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, उतने बाकी के भी अमीनो एसिड्स होंगे. दैट इज आवर कंसीडरेशन एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस क्लियर फॉलिंग CO-Cal2 okay experiment to estimate the protein. Now let's take a look of the various reagents, the various solutions which we are going to use here. Okay, the alkaline copper sulfate about which I have just told you. Okay, and this alkaline copper sulfate consists of two important solutions. First is alkaline sodium carbonate solution जिसमें 20 ग्राम पर लीटर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है in 0.1 moles per liter of NaOH. Okay, ये solution A बन गया. ठीक, similarly we have solution B. ठीक है, ये solution A हुआ and now solution B consists of copper sulfate okay with sodium potassium tartarate and now 5 gram per liter CuSO4 5H2O in 10 gram per liter sodium potassium tartarate. ठीक है, ये solution B बन गया and now you have there 50 ml of A and 1 ml of B and always prepare fresh. मींस आप A सॉल्यूशन और B सॉल्यूशन पहले से बना के रख दो लेकिन इनको मिक्स करके जो आप अल्कलाइन कॉपर सल्फेट बनाने वाले हो ये आपको ऑन टाइम बनाना है मतलब जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट. ओके, नेक्स्ट फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट. फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट कमर्शियली अवेलेबल होता है मतलब इसका क्लियर बना बनाया सॉल्यूशन है फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट. ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू गो फॉर 1:2 डाइल्यूशन ऑफ कमर्शियल रिएजेंट. अब ये 1:2 डाइल्यूशन क्या है? ठीक है, 1:2 डाइल्यूशन का मतलब है अगर आपने ओके 5 ml फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट लिया ओके फॉलिंग CO-Cal2 रिएजेंट 5 ml तो 5 ml इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करना है.
ओके 5 ml फॉलिन CO2 एंड 5 ml डिस्टिल वाटर, ठीक, मींस टोटल वॉल्यूम हो गया 10 ml एंड आउट ऑफ द 10 ml टोटल वॉल्यूम 5 ml इज फॉलिन CO2 रिएजेंट। ओके आउट ऑफ द टोटल 10 ml 5 ml इज फॉलिन CO2, मतलब जिसको मैं 5:10 बोल सकता हूं, इसी को मैं 1:2 कह सकता हूं। 5/10 is 1/2, मतलब 1:2 and that's why it is called 1:2 dilution। ओके बहुत सारे लोग बोलते हैं ये 1:1 डाइल्यूशन है। नो, 1:1 डाइल्यूशन नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। अगर 1:1 डाइल्यूशन बोला इसका मतलब मेरे पास टोटल 5 ml सॉल्यूशन है और उस पूरे 5 ml में 5 ml फॉलिन CO2, मतलब फॉलिन CO2 मुझे ऐसा का ऐसा यूज करना है, तो हो गया 1:1 डाइल्यूशन। ओके जैसा हमें ले रहा हूं वैसा यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसमें 1 पार्ट में पूरा 1 पार्ट फॉलिन CO2 हो जाएगा, बट 10 पार्ट में अगर 5 पार्ट फॉलिन CO2 है, मतलब ये हो गया 2 पार्ट्स में 1 पार्ट फॉलिन CO2 एंड वी कॉल इट 1:2 डाइल्यूशन। ओके अब फॉलिन CO2 में क्या है? फॉलिन CO2 कंसिस्ट ऑफ सोडियम टंगस्टेट, सोडियम मॉलिब्डेट, ओके, इन फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम टंगस्टेट और सोडियम मॉलिब्डेट फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रेजेंट है एंड दैट्स व्हाई इस सॉल्यूशन में बन जाते हैं फॉस्फो टंगस्टेट एंड फॉस्फो मॉलिब्डेट, ओके, जिनको हम लोगों ने यहां पे लिखा है फॉस्फो टंगस्टिक एंड फॉस्फो मॉलिब्डिक एसिड एंड दे आर गोइंग टू help us in forming the blue colored complex। okay now other than that we require one more chemical and that is standard protein solution। of course throughout the world BSA, जिसको हम लोग bovine serum albumin कहते हैं, BSA which is also called bovine serum albumin, okay, इसको हम लोग यूज करते हैं throughout the world as a standard protein। keep in mind आप इसके सिवा दूसरे भी प्रोटीन यूज कर सकते हो, लेकिन most standard is BSA, okay, and now in the BSA clear इसका पाउडर आता है, in that we have to take 0.2 mg per ml, मतलब 1 ml में 0.2 mg रहना चाहिए। so if I want to prepare 100 ml I will take 20 mg BSA and make up the volume to 100 ml with distilled water, okay, 20 mg in 100 ml is same as 0.2 mg per ml, correct? If I will cancel this 0 then it will be 2 in 10 and that's why 0.2 in 1 ml, correct? this is our standard protein solution जो हम लोग bovine serum albumin के क्लियर हेल्प से यूज करने वाले हैं, ठीक। नाउ लेट्स मूव, these are the about the reagents which we are going to require। let's move to the protocol, okay, how is the protocol? here we have written the reagents and here clear you have to mark the tubes। आपको 7 ट्यूब्स लगने वाली है और इन 7 ट्यूब को आपको ये ऐसे क्लियर नाम देने हैं, ओके। फर्स्ट ट्यूब इज अ ब्लैंक, सेकंड इज स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5 और अननोन, ओके। अब ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटीन सॉल्यूशन है, आपको दिख रहा है यहां पे, दिस इज योर स्टैंडर्ड प्रोटीन सॉल्यूशन, ठीक है। कीप इन माइंड वन थिंग, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हमेशा स्टैंडर्ड ट्यूब्स में ही डालना है और यहां पे स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्टैंडर्ड ट्यूब्स है, ओके। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 एंड स्टैंडर्ड 5। क्यों उनको स्टैंडर्ड कहा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस अ सॉल्यूशन ऑफ व्हिच द कंसंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का अगर मुझे कंसंट्रेशन एक्यूरेटली मालूम है तो आई विल कॉल इट स्टैंडर्ड, ओके। एंड दैट्स व्हाई क्लियर ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड विद व्हिच वी ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्व्स। कोई पर्सन स्टैंडर्ड है तो वी विल ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्व्स विद दैट स्टैंडर्ड पर्सन कि इसके पास ये है तो हमारे पास भी होना है, ये इसने इतने मार्क्स लिए तो वी शुड आल्सो स्कोर दैट। This is what we will always compare ourselves with the standard and that's why this standard solution is there, known solution is there because its concentration is accurately exactly known and that's why we call it standard, okay। and this standard solution इसको हमेशा standard tubes में ही डालना है, okay। standard BSA का solution है और आपको दिख रहा है सारे reagents हम लोग ml में लेने वाले हैं। here I have written ml, okay। now
स्टैंडर्ड बीएसए का सॉल्यूशन है। ये जो हमने लिया था 0.2 mg पर ml, ओके, इसको हमें ऐड करना है स्टैंडर्ड 1 में 0.1 ml, स्टैंडर्ड 2 में 0.2 ml, स्टैंडर्ड 3 में 0.3, स्टैंडर्ड 4 में 0.4 और स्टैंडर्ड 5 में 0.5, मतलब इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करना है, करेक्ट, या इंक्रीजिंग अमाउंट में, करेक्ट। नाउ अननोन सॉल्यूशन, अरे ये अननोन सॉल्यूशन जो किसी ने हमें लाके दिया है, and they have put forward that solution and asked us to determine the concentration of protein in that unknown solution, okay, so unknown solution will be always present in unknown tube, okay, so this is your unknown tube, correct. Unknown can also be called test, to whom we are going to test, and that's why clear, unknown solution. And how much we have to add? I have added 0.2. You can add 0.1 also. आप लोग 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कितना भी ऐड कर सकते हो, ओके। लेकिन ये जो अननोन सॉल्यूशन है, इसकी रीडिंग आपके स्टैंडर्ड के रीडिंग के बीच में आनी चाहिए, इसके अंदर कहीं आप 0.1 लो, 0.2 लो, 0.3, 0.4, 0.5 कितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। मैंने यहां 0.2 लिया, दिस डजंट मीन आपको भी 0.2 लेना चाहिए। आप लोग एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ स्टूडेंट्स 0.2 लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स 0.3 लीजिए, एंड परफॉर्म इट अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिल वाटर। क्यों डिस्टिल वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं? बिकॉज इस वक्त इस ट्यूब में सिर्फ 0.1 ml सॉल्यूशन है, इस ट्यूब में 0.2, यहां 0.3, यहां 0.4 और यहां 0.5, मींस द क्वांटिटी इज नॉट सेम। Now, if I will add distilled water, I will add 0.5 ml in blank. तो blank में सिर्फ distilled water ही रहने वाला है। तो blank में प्रोटीन है क्या? नहीं है, 0.5 ml ऐड किया है, ओके। 0.4 स्टैंडर्ड 1 में ऐड किया, तो स्टैंडर्ड 1 में 0.1 प्रोटीन था पहले से, अब 0.4 ml distilled water डाला, तो मिलकर हो गया 0.5 ml। स्टैंडर्ड 2 0.2 ml BSA मतलब प्रोटीन, 0.3 ml distilled water मिलकर हुआ 0.5। स्टैंडर्ड 3 0.3 0.2 ml डिस्टिल वाटर मिलकर 0.5, 0.4 0.1 डिस्टिल वाटर मिलकर 0.5, एंड इन स्टैंडर्ड 5 वी ऑलरेडी हैव स्टैंडर्ड BSA सॉल्यूशन 0.5, इन दैट देयर इज नो डिस्टिल वाटर इज प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई while in unknown, as we have taken 0.2 ml of unknown, we have added 0.3 ml of distilled water. In this way, now volume of all the 7 tubes is same, that is 0.5, correct. But in blank tube जिसको हमने B से इंडिकेट किया है, इस ट्यूब में only distilled water is present, no protein solution is present, and that's why it is called blank. A solution, okay, or a tube which is having everything except substance of interest, मतलब आपका इंटरेस्ट का सब्सटेंस यहां क्या है? प्रोटीन एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, प्रोटीन छोड़ के उसमें सब कुछ होगा, क्लियर। और व्हीकल जिसमें हॉर्न नहीं बचता, बाकी सब बचता है, ओके, क्लियर, दैट विल बी रेफर्ड एज ब्लैक, करेक्ट। जो चाहिए वो नहीं है, बाकी सब है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लैक। इसका क्या यूज रहने वाला है वो हम लोग थोड़ी देर में अभी देखेंगे। नाउ distilled water and all other solutions are having 0.5 ml, but all other solutions are having protein, correct। unknown में कितना है वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि unknown हो सकता है बहुत ही concentrated solution of protein का, और हो सकता है बहुत ही dilute solution हो, इसलिए we are not known how much is the amount of protein which is present in unknown, correct। now after that we will add alkaline copper sulfate, this solution, alkaline copper sulfate, how much? 5 ml in all, okay. And now after adding alkaline copper sulfate, we will mix these tubes. Now one thing is very clear, while mixing this tube, always keep in mind, okay, that while mixing you are mixing a protein solution. अगर आप प्रोटीन सॉल्यूशन को ट्यूब में ऐसे मिक्स करोगे तो वहां पे फ्रॉथ आ जाता है, और बहुत सारा फ्रॉथ अपने साथ बहुत सारे प्रोटीन्स भी ऊपर लेकर आता है, एंड फ्रॉथ हमेशा ऊपर रहेगा, तो एक्चुअल रिएक्शन करने के लिए अंदर सॉल्यूशन में क्लियर प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं रहते, ऐसा होता है बहुत बार, ओके। एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, एंड दैट्स व्हाई अगर आपको प्रोटीन वाले किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करना है
तो नेवर शेक इट लाइक दिस, ऑलवेज शेक इट लाइक दिस और लाइक दिस, तो उसमें फ्रॉथ नहीं बनेगा। फ्रॉथ नहीं बनेगा तो इट इज वेल एंड गुड, ओके। एंड इसलिए रिएक्शन के लिए सारा प्रोटीन अंदर ही अवेलेबल रहेगा सॉल्यूशन में, ओके। दैट्स व्हाई इट इज गुड। बट अल्कलाइन कॉपर सल्फेट डालेगा, वी विल मिक्स देम और लाइक दिस एंड incubate at room temperature for 10 minutes. आप 10 minutes के लिए रख दो। Within this 10 minutes, what will happen? Within this 10 minutes, all your copper ions will bind to proteins and they will form this copper protein complex. Correct? This is available. Now we will add, after 10 minutes of incubation, we will add Faulins's reagent. Faulins's reagent consists of what? Faulins's reagent consists of phosphotungstic and phosphomolybdic acid. Correct? Because it consists of sodium tungstate and sodium molybdate in phosphoric acid and hydrochloric acid. And now we will add it after 10 minutes of incubation 0.5 ml in all. So now every tube will have 6 ml of solution. Correct? Every tube will have 6 ml of solution. ये 0.5, ये 0.5 and ये 5. मतलब हो गया total 6 ml. All tubes you can calculate it. Okay? Fauline reagent जैसे हमने डाला, immediately it will start showing reaction, and this heteropolymolybdenum blue, that is a blue colored complex, will be start forming. Correct? We'll again incubate at least for 10 minutes and maximum for 30 minutes. Okay? आप लोग 10 minutes are more than enough. You don't need to wait anymore at room temperature. And after that, आपको इन सभी solutions का reading लेना है in colorimeter. If you have spectrophotometer, आप spectrophotometer में भी ले सकते हो. If you have colorimeter, colorimeter is sufficient. There is more than enough. Now, in colorimeter, I will set the colorimeter at 660 nanometer. I have already explained कि 660 nanometer क्या है? इस blue colored complex का, इसका lambda max है. Absorption maxima. ये सबसे ज्यादा इस वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करने वाला है, ओके। नाउ आई हैव 7 ट्यूब्स, करेक्ट, ब्लैंक, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 एंड अननोन, एंड आउट ऑफ दिस 7 ट्यूब्स, ओके, आई हैव टू मेजर द एब्सॉर्बेंस, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ट्यूब, ओके। फॉर दैट वी नीड टू सेट इट एट 0, ओके। एंड जो ब्लैंक ट्यूब है, suppose this is a blank solution, it will be colorless. क्यों colorless होगा? The reason is very simple. के है, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर है, और डिस्टिल वाटर के साथ ना अल्कलाइन कॉपर सल्फेट रिएक्ट होगा, ना फॉलिन सियोगेट रिएक्ट होगा. इसलिए उसमें हो सकता है थोड़ा सा फॉलिन सियोगेट का हल्का सा येलोइश कलर रहता है, हल्का सा येलोइश दिखे, but it won't have blue colored complex. And that's why if this is your blank which is colorless, I will take it into cuvette, clear, small tube, correct, उसमें लेंगे, ठीक, and I will keep it there in the colorimeter. तो colorimeter का हमारा जो कैविटी है, सपोज वो ये है, I will keep this cuvette there. इसमें क्या है? इसमें है blank which is colorless solution, which is having all things. इसमें अल्कलाइन कॉपर सल्फेट है, इसमें फॉलिन्स रिएजेंट है, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन छोड़ के, मतलब ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स छोड़ के बाकी सब है. एंड दैट्स व्हाई जब आप 660 नैनोमीटर का लाइट इसमें से पास करेंगे, बिकॉज आपने कलरीमीटर को 660 नैनोमीटर पे सेट किया हुआ है, ओके, तो इस 660 नैनोमीटर का लाइट जो थोड़ा बहुत अल्कलाइन कॉपर सल्फेट और फॉलिन्स रिएजेंट एब्सॉर्ब करेंगे, क्लियर, दैट रीडिंग आपको यहां दिखाई देगा. ये सपोज इसने रीडिंग दिखाई 0.01, बहुत ही कम है ये रीडिंग, करेक्ट. 0.01 मतलब एकदम क्लियर, इट्स क्वाइट लेस, बट 0.01 रीडिंग ये क्यों दिखा रहा है? इसलिए बिकॉज एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड एब्सॉर्ब एवरी लाइट टू सम एक्सटेंट, एवरी वेवलेंथ टू सम एक्सटेंट. मींस कोई भी सब्सटेंस सिर्फ अपना लैम्डा मैक्स ही एब्सॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है. एवरी सब्सटेंस एब्सॉर्ब एवरी वेवलेंथ टू सम एक्सटेंट, एंड दैट्स व्हाई ये इस 660 नैनोमीटर को भी this Faulins's Siogel tube and alkaline copper sulfate इनका जो सॉल्यूशन है, ये इसको भी थोड़ा बहुत एब्सॉर्ब करेगा. It will show a reading of 0.01. I am saying approximate 0.01. It might be 0.02. Okay, it can be anything. Okay, now in colorimeter there is a knob. Okay, and you can turn this knob and you can
set this reading to 0. Okay, you can set this reading to 0. इससे हमने क्या किया, इससे हमने जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन आपको दिखा रहा था अल्कलाइन कॉपर सल्फेट और पॉलिश रिएजेंट, इनका एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने 0 पे सेट कर दिया. इनके एब्जॉर्प्शन को हम लोगों ने पहले ही हटा दिया वहां से. ओके, रीजन स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 और अननोन, इनमें भी अल्कलाइन कॉपर सल्फेट है, इनमें भी पॉलिश रिएजेंट है. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ वो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट और पॉलिश रिएजेंट वो अभी भी उन ट्यूब्स में बचा हुआ होगा. करेक्ट. अरे वी हैव एडेड 5 ml ऑफ अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, क्या पूरा 5 ml रिएक्शन दिखाने वाला है? नहीं, उसमें से कुछ रिएक्शन दिखाएगा, बचा हुआ वैसा रहेगा. ये जो बचा हुआ है ये भी तो थोड़ा बहुत लाइट एब्सॉर्ब करेगा. एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट ओनली जो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स यहां बनने वाला है, ओनली दिस शुड एब्सॉर्ब लाइट. And for that, what should I do? I must nullify the absorbance of these substances. इनके absorbance को मुझे वहां से निकालना है. और इनका absorbance कितना है? इनका absorbance इतना था, इसलिए मैंने पहले उसको 0 पे सेट करके इनके absorbance को 0 पे सेट कर दिया. Now, what I will do? I have standard 1 solution. मैं इस blank को निकाल के फेंक देता हूं. Blank solution, ठीक है? Q8 में से निकाल के फेंक देंगे. And we will take Q8 and we will take standard 1. Correct? Only 1/3 अगर आपने fill up कर लिया Q8 को तो भी sufficient है. And keep that Q8 here. Okay? And measure the absorbance. Clear? Standard 2 same. Standard 3, standard 4, standard 5 और unknown. इन सब का absorbance हमें इसी तरीके से clear measure करना है. by इसको हमने पहले से सेट किया है 0 पे and now. Correct? Clear? Now, one very important thing. जब आप स्टैंडर्ड 1 के सॉल्यूशन को बाहर डालोगे और स्टैंडर्ड 2 को लोगे, ठीक है, इसके बीच में अगर आप एक बार थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल के Q8 को थोड़ा शेक करके निकाल लेते हो तो ज्यादा अच्छा है. इससे क्या होगा? इससे आपके दो सॉल्यूशन के बीच में एक बार डिस्टिल वाटर आने के कारण Q8 हर बार वॉश हो जाएगी. करेक्ट? क्योंकि पहले के सॉल्यूशन के कुछ ट्रेसेस उसमें रह सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई क्लियर वो अननेसेसरी कम या ज्यादा क्लियर ये दिखा सकता है, एब्सॉर्बेंस दिखा सकता है. दैट्स व्हाई, ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन के बीच में Q8 को एक बार क्लीन कर लीजिए बाय डिस्टिल वाटर. ठीक. नाउ सपोज इनकी रीडिंग कुछ ऐसे आए. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे आएंगे. आई एम जस्ट टेकिंग क्लियर बिकॉज व्हेन आई हैव परफॉर्म्ड पॉलिन-लॉरी मेथड फर्स्ट टाइम, एट दैट टाइम दीस वर माय रीडिंग्स. ओके, तो आपके हो सकता है कम ज्यादा है कुछ. ठीक. बट ये इसी ऑर्डर में आने चाहिए. थोड़ा ठीक से ध्यान देंगे. ब्लैंक इसको तो हमने 0 पे सेट किया है. करेक्ट. और ब्लैंक के कारण बाकी सभी सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बेंस नलीफाई हो गया है. अब सिर्फ और सिर्फ जो एब्जॉर्बेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स के कारण. स्टैंडर्ड 1 0.02, स्टैंडर्ड 2 0.04, स्टैंडर्ड 3 0.06, स्टैंडर्ड 4 0.08, स्टैंडर्ड 5 0.10. मतलब आपको दिख रहा है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, क्लियर, क्योंकि हमने प्रोटीन हम लोगों ने इंक्रीजिंग इसमें डाले 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्रोटीन इंक्रीजिंग इसमें डाले तो उस हिसाब से इनका कॉन्सेंट्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. लेकिन अननोन का रीडिंग कितना आया? वो आया 0.05. दिस डजंट मीन कि आपकी भी अननोन का इतने आएगा. अरे आपका अननोन अगर उसमें ज्यादा प्रोटीन्स होंगे तो ये इससे भी ज्यादा रीडिंग दे सकता है, और एकदम डाइल्यूट होगा तो इससे बहुत कम देगा. पॉसिबल है. एंड दैट्स व्हाई मैंने जो 0.2 ml लिया अननोन उसने दिखाया रीडिंग 0.05. I have taken my reading when I have performed this Collins-Huckel tube, okay, experiment, Collins reagent, protein estimation by Collins reagent, ठीक है, first time. At that time, these were my readings. अगर आपका standard 1 0.03 है, तो it should be in that order. ये order में आने चाहिए if you have performed it perfectly. Perfectly नहीं किया, तो ये आपके readings कम ज्यादा आएंगे. मतलब अगर ये 0.03 होता standard 1, तो ये 0.06 आना चाहिए. 0.09 like this means it should be in a order. Okay, perfect order में है. इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्टली किया है. क्लियर? कोई बनती जल्दी चीज इधर की उधर नहीं हुई है. Now we have to plot a graph. A graph, clear, where we are going to plot the OD, that is absorbance, that is optical density on y-axis and concentration of protein on x-axis. Correct? Now,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, क्लियर, स्टैंडर्ड 1 में हम लोगों ने कितना लिया था? 0.1, करेक्ट। एक्चुअली आपका जो प्रोटीन सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 mg पर ml। 0.2 mg मतलब व्हेन आई विल टेक 1 ml आई विल हैव 0.2 mg, ओके, प्रोटीन इन दैट। बट इफ आई विल टेक 0.1 ml जो हमने स्टैंडर्ड 1 में लिया है, 0.1 ml, तो उसमें कितना होगा? प्रोटीन। तो 0.1 ml में इट विल बी 0.02 mg। When 1 ml will have 0.2 mg, 0.1 ml will have 0.02 mg। 0.02 mg इसको मैं 20 माइक्रोग्राम भी लिख सकता हूं, shifting this to 3 digit, 20 microgram, and that's why your standard 1 will have 20 microgram of protein। तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड 2 में कितना होगा? आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल बी 40, स्टैंडर्ड 3 60, स्टैंडर्ड 4 80 और स्टैंडर्ड 5 में 100। इन दिस वे 20 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम, 60 microgram, 80 microgram and 100 microgram. I have plotted on x-axis. What is this? This is the concentration of protein, okay, in these standards. And always standard solutions are used for plotting the graph because they are standard. Their concentrations are accurately known. Look at it, क्योंकि हमने उसको standard solution से बनाया है, जिसको खुद हमने बनाया है, known concentration. Okay, and that's why this plot is called calibration plot or calibration graph or standard graph. Okay, and now इनके रीडिंग्स कितने आए ये हमने देखा। स्टैंडर्ड 1 to 0.02, स्टैंडर्ड 2 0.04, स्टैंडर्ड 3 0.06, स्टैंडर्ड 4 0.08 and standard 5 0.10, and that's why it will be a straight line, क्योंकि इसमें पांचों पॉइंट्स परफेक्टली एक ही लाइन में आएंगे, करेक्ट। नाउ टेक अ लुक ऑफ योर अननोन रीडिंग, इट इज 0.05, करेक्ट। अननोन का रीडिंग है 0.05 व्हिच इज बिटवीन दिस 0.04 एंड 0.06, एंड दैट्स व्हाई एक्सटेंड, इसको सीधा एक्सटेंड करेंगे आप कैलिब्रेशन लाइन को, जहां पे टच होगा वहां से आप इसको नीचे लेकर आएंगे, मतलब देयर शुड बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और जहां नीचे वो टच हुआ एग्जैक्टली दैट विल बी the concentration of protein in unknown solution. Okay, now concentration of protein in unknown solution, ये हम लोग किससे निकाल रहे हैं? ग्राफ के ऊपर से। Okay, clear? The reading is 0.05 and that's why it corresponds to 50 microgram. But this 50 microgram जो आया, ये कितने में आया? ये आया 0.2 में। क्यों 0.2? अरे क्योंकि अननोन सॉल्यूशन तो हमारे पास बहुत सारा था, हमने उसमें से सिर्फ लिया था 0.2, and that's why this is 50 microgram per 0.2 ml, correct? And that's why 0.2 ml में 50 microgram, तो 1 ml में कितना होगा? It will be 250 microgram per ml, correct? 0.2 में 50, तो 1 ml में 250 microgram. This is how what I have calculated. I have calculated the concentration of protein in unknown, but this calculation is from graph. Okay, clear? The motto of explaining these things is Beer's law is followed. Look at it. The Beer's law is followed as the concentration is increasing. The OD, that is optical density, मतलब absorbance will also go on increasing, and from that हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया? हम लोगों ने ड्रॉ किया कैलिब्रेशन ग्राफ या कैलिब्रेशन प्लॉट। ओके, कैलिब्रेशन प्लॉट या कैलिब्रेशन ग्राफ, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इससे कैलिब्रेट करने वाले किसको? अननोन को, और अननोन सॉल्यूशन जो है, क्लियर, उसको हमने इससे ही कैलकुलेट किया है, कैलिब्रेशन प्लॉट से, और अननोन का हमारा कॉन्सेंट्रेशन आया। ठीक है, क्लियर? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन दिस एक्सपेरिमेंट आई हैव शोन यू दैट द स्टैंडर्ड प्रोटीन आई हैव टेकन 20 mg BSA in 100 ml, means 0.2 mg per ml. This doesn't mean
you should also take the same concentration. You might take 0.4 mg per ml. उस हिसाब से फिर आपके कॉन्सेंट्रेशन वेरी होंगे, आपका जितना भी है. Clear? Similarly, in the protocol, you can see I have added 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. You can take 0.2, 0.4, 0.6, 0.81. Well possible. You can perform it accordingly. Okay? These values might vary, but the basic concept is the same. Okay? And what you have calculated is the concentration of protein. Okay? From graph, this standard graph. Okay? This is called calibration graph and calibration plot. Why is this possible? Because of Beer's law. As the concentration increases, the OD will also increases. Okay? This is about what? This complete estimation of protein by Fauling lorry method and how we have calculated the protein from graph. So any unknown solution. यहाँ हमने protein का किया. You can go for estimation of DNA. You can go for estimation of RNA, estimation of lipids, estimation of many other things can be done. But always Beer's law will be followed. Okay? Now, अगर प्रोटीन बहुत ही कम है, इससे कम, तो ओके इट वोंट गिव कलर. कलर इतना फेंट होता है कि वो इसमें रीड ही नहीं होता आपके कलरीमीटर में. और अगर इससे ज्यादा हो 100 माइक्रोग्राम से, तो इतना डार्क हो जाएगा कि वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस ऐसे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े मिसल्स बना देता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इतनी हाई रीडिंग देगा विच विल बी बियॉन्ड ओके योर कलरीमीटर. There is one more method by which calculation of unknown protein can be performed. Okay, look at it. It is from formula. Okay, you don't need to draw the graph, but for determining or for taking a look of the Beer's law, okay, we have drawn the graph, and from graph we have calculated calibration graph. But the formula is concentration of unknown is equal to OD of unknown into concentration of standard one. मैंने स्टैंडर्ड वन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी स्टैंडर्ड वन ले. आप लोग स्टैंडर्ड 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, एनी वन. बट ओडी ऑफ स्टैंडर्ड वन मतलब आप जिसका यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, जैसे मैंने स्टैंडर्ड वन लिया तो ओडी भी मैं स्टैंडर्ड वन कैलकुलेट करूंगा. ओके, एंड नाउ इट इज ओडी ऑफ अननोन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड वन विच इज 20 प्लस स्टैंडर्ड वन में 20 माइक्रोग्राम प्रोटीन है, एंड इट्स ओडी ऑफ स्टैंडर्ड वन इज 0.02. And it is, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, it is 50 माइक्रोग्राम. But this 50 माइक्रोग्राम is in 0.2 ml. Why 0.2 ml? क्योंकि आपने अननोन कितना लिया था? 0.2. अगर आपने 0.3 लिया है तो उसके हिसाब से जो भी रीडिंग आएगा that will be here. Okay? But per ml में it will be 250 क्योंकि हमें किसी भी आंसर को हमेशा per ml में रिप्रेजेंट करना पड़ता है. Okay? So this is all about protein estimation by Fauling Saussure and how Beer's law is followed, okay, that you can see it. Okay.